नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 40 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। क्लास प्रश्न में क्या दिया गया है? वातापी के चालुक्य के निम्नलिखित शासकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य। तो आपको अरेंज करना है इन्हें। यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य की या फिर बादामी के चालुक्य की, तो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है इसके संस्थापक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे? पुलकेशिन प्रथम इनके संस्थापक थे, इस डायनेस्टी के संस्थापक थे। याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम। यहां पर दिया गया है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सबसे पहले 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपका सही उत्तर है। अब देखिए, कीर्तिवर्मन के बाद यहां पर आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, तो 1 हो गया। फिर विक्रमादित्य 3 और विजयादित्य 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? 2, 1, 3, 4। ए आपका सही उत्तर है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है, मैम को हमें टाइम और देना चाहिए प्रश्नों को पढ़ने के लिए, तो आप अपने अनुसार प्रश्नों को पॉज करके पहले पढ़ लीजिए। तो यहां पर मैंने आपको सही उत्तर बता दिया। अब देखो क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं वातापी डायनेस्टी की, तो यहां पर देखिए वातापी चालुक्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे कि बादामी चालुक्य डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बादामी, कंफ्यूज मत होइएगा, कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, इस रीजन में इनकी डायनेस्टी जो थी वो स्प्रेड थी। ये नर्मदा हो गया, ये गोदावरी नदी दिख रही है, ये कृष्णा नदी दिख रही है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको कावेरी नदी दिख रही होगी। ठीक है, मैप में डायनेस्टी को लोकेट जब करेंगे ना, तो थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में रहेगा कि कौन सी डायनेस्टी किस स्टेट में थी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनेगा और आपको थोड़ा सा लोकेशन भी क्लियर रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं बादामी चालुक्य की, जो कि कर्नाटक वाले रीजन में है, बादामी आपका कर्नाटक वाले रीजन में है, लेकिन वातापी चालुक्य, बादामी चालुक्य, कुछ भी बोलिए आप, ये पूरा इस रीजन में आपके स्प्रेड थी। ठीक है, क्लियर पहली चीज। चलो फिर आगे देखते हैं, इसके फाउंडर कौन है बादामी चालुक्य के? पुलकेशिन प्रथम, मैंने आपको बताया। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन। ठीक है, फिर मंगलेश, याद रखिएगा, फिर पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, फिर आप यहां पर याद रखिए कीर्तिवर्मन सेकंड और दांडी दुर्ग। दांडी दुर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में। पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड प्रश्न बनता है, मंगलेश से रिलेटेड प्रश्न बनता है, और पूछा जाता है बादामी चालुक्य के फाउंडर कौन थे। मैं इंपॉर्टेंट रूलर्स को डिस्कस करूंगी आपसे, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। लेकिन अब याद रखिएगा, 2 मिनट आंखें बंद करिए और सोचिए कि कौन से रीजन में है वातापी चालुक्य या फिर बादामी चालुक्य। तो आपको याद रहेगा कि मैप पे इस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक वाले रीजन में बादामी क्षेत्र आपका है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्प्रेड देखेंगे तो नर्मदा नदी के नीचे से, ठीक है, डेक्कन वाला एरिया आप कह सकते हैं लगभग। क्लियर हो गया? फाउंडर कौन है जल्दी से बता दो? पुलकेशिन प्रथम। इनके पुत्र का नाम क्या है? कीर्तिवर्मन है। ठीक है, फिर याद रखिएगा मंगलेश, और उसके बाद आपको याद रखना है किसका नाम? पुलकेशिन द्वितीय का नाम। याद रखिएगा क्लास जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर विक्रमादित्य, और इसके बाद यहां पर आप दांडी दुर्ग का नाम याद रखिएगा। अब देखो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं क्लास, यहां पर जो 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूं, ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, रिवीजन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस हम रिवाइज कर ले, इसीलिए मैं इन 1 लाइनर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेती हूं। अब ध्यान देना, बादामी या फिर वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ, बोलो जहां भी बैठे हो। पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, याद है आपको? ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो आप क्या बताएंगे? वातापी या फिर बादामी। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। किस राजवंश में प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद पर रखा जाता था? तो वातापी चालुक्य।
ये याद रखिएगा चालुक्य साम्राज्य में। फिर देखिए किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किसने दिया है, ये पूछा गया है कि हमारे संबंध जो थे वो चीन के साथ पहले से थे, तो मातवा लेन ने। ठीक है, फिर देखो किस चालुक्य शासन ने श्री पृथ्वी वल्लभ, याद रखना, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याग्रह और रण विक्रम की उपाधि धारण की थी। तो वातापी चालुक्य के फाउंडर जो थे पुलकेशिन प्रथम, उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, सत्याग्रह, फिर रण विक्रम। नोट कर लो, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखो, यहां पर किस चालुक्य वंशीय शासक ने बादामी में गुहा मंदिर, जिसे कि विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी, तो मंगलेश ने। ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये विष्णु मंदिर है, यहाँ पर आपको विष्णु जी की प्रतिमा दिख रही होगी, कितनी सुंदर कार्विंग है, दिख रहा है, तो याद रखिएगा। अब आपसे परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे कि गुहा मंदिर में, बादामी में जो गुहा मंदिर है उसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे मंगलेश, या फिर हो सकता है विष्णु मंदिर दे दे, तो गुहा का विष्णु मंदिर जो कि बादामी में है, उसकी स्थापना किसने की थी, उसका निर्माण पूर्ण कराया गया था। मेनली होना चाहिए उसका निर्माण किसके समय में पूर्ण कराया गया था, तो आप बताएंगे मंगलेश के समय में। देखिए क्लास, जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हिस्टोरिकल जगह पे आप जाते हैं, जिससे पहले के क्लासेस में मैंने आपको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था, हरिसेन वाला, ठीक है, समुद्रगुप्त वाला, याद आया, थोड़ा सा याद आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था उस पिलर में जो वो कार्विंग की गई है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो अलग अलग रूलर्स के समय में लिखा गया है। उस पिलर में आपको इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा अशोक के समय का भी, जहांगीर के समय का भी, समुद्रगुप्त के समय का भी ना। तो इसी तरीके से जब कोई मॉन्यूमेंट आपका कंस्ट्रक्ट होता था तो किसी एक रूलर के समय में आपका स्टार्ट होता था, धीमे धीमे रूलर्स आते थे तो उसमें अपने चीजों को ऐड ऑन करते जाते थे। तो परीक्षा में जैसे ये प्रश्न बना था कि का निर्माण पूर्ण कराया था किसने, तो आप बताएंगे मंगलेश ने। क्लियर है? चलो, ऐहोल प्रशस्ति में राजकवि रवि कीर्ति ने किस राजा की कीर्ति का विवरण किया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रवि कीर्ति याद रखेंगे आप, और किस राजा से रिलेटेड है, तो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों महान कवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल इंस्क्रिप्शन से हमें दोनों कवियों के बारे में जानकारी मिलती है, कालिदास और भारवी दोनों के बारे में। क्लियर? चलो, 12वीं शताब्दी के अंत में चालुक्य और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के विखंडन के पश्चात दक्षिण भारत में राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन कौन से थे, तो बताइए। यहाँ पर क्या बोला गया है, 12वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के विखंडन के पश्चात दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा, पांड्या, होयसल, काकतीय एवं यादव। ये डायनेस्टी के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी आने वाले टेस्ट में, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, तो ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन, याद रखिएगा, वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, पल्लव डायनेस्टी से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया ये विष्णु मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर गुहा मंदिर आपको दिया रहे, और कहां पर है, बादामी में है, और किसने इसके निर्माण को पूर्ण कराया था, तो मंगलेश ने, याद रखिएगा। चलो, फिर देखिए यहां पर ऐहोल की हमने बात की है, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन इसके अंदर आपको मिलेगा, ये क्लस्टर कुछ जो आपके बचे हुए हैं, ये दुर्गा टेम्पल है ऐहोल का, तो उसकी इमेज है। यहां पर देखिए ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि रवि कीर्ति का है, वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है। समझ में आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, बस मैं फोटो के फॉर्म में इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि एक बार पिक्चर देख लेते हो ना तो काफी लंबे समय तक चीजें दिमाग में रहती है।
तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा ये किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। इसको लिखा किसने है, रवि कीर्ति ने लिखा है, याद रखिएगा। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। और ऐहोल इंस्क्रिप्शन से में हम लोगों को किन किन कवियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा कालिदास और भारवी का नाम। क्लियर है, महाकवियों की जानकारी मिलती है। चलो अब देखो, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, नर्मदा पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा। मैंने देखो, अब क्लास ध्यान देना, यहां पर आपको मैंने थोड़ा सा मैप बताया, ठीक है, तो आपको मैंने मैप में बताया कि ये देखो ये नर्मदा नदी फ्लो कर रही है। तो आपके दिमाग में अगर कभी एलिमिनेट करना होगा तो आप कर लोगे। इससे पेपर में अगर दे दिया इंडस वैली, अरे सॉरी सिंधु नदी, ठीक है, दे दिया, इंडस वैली नहीं, सिंधु नदी दे दिया, गंगा नदी दे दिया, यमुना दे दिया और नर्मदा नदी दे दिया, तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे ये तो हमने डेक्कन रीजन में देखा था, कर्नाटक में इनका क्षेत्र था, अगर हम देखें तो नर्मदा से स्टार्ट हो रहा है, तो नर्मदा ऑप्शन में हो सकता है। इसीलिए मैप में अगर लोकेशन क्लियर होगी तो कभी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आ गए कि ये जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। रेलेवेंस समझो कि कोई चीज आपको बताई जा रही है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पर देखो, बदामी बतापी के चालुक्य की राजभाषा क्या थी, तो कन्नड़ थी, याद रखिएगा। किस चालुक्य नरेश ने बदामी में महाविष्णु ग्रह का निर्माण कराया था, तो मैंने अभी आपको बताया गुहा मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है, वहां पर महाविष्णु ग्रह जो मैंने आपको दिखाया था, विष्णु जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है दीवार पर, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, मंगलेश द्वारा, याद रखिएगा। किस चालुक्य शासक को पश्चिमी सागर का गौरव कहा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। ऐहोल प्रशस्ति कहां पर स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में, ये भी याद रखिएगा यहां पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के बीजापुर जिले में। विजयादित्य से रिलेटेड प्रश्न है, विजयादित्य ने पत्तक्कल में किस मंदिर का निर्माण कराया जिसके देवता को विजयेश्वर नाम से पुकारा जाता था, तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था विजयादित्य ने, और वहां पे जो देवता थे उन्हें क्या विजयेश्वर नाम से पुकारा जाता था, वो किसका मंदिर था, शिव मंदिर था, याद रखिएगा। किस चालुक्य शासक के समय अरबों का आक्रमण हुआ था, तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय अरबों का आक्रमण हुआ था। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन अपने किस सामंत से पराजित हुए थे जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस सामंत ने इनको हराया था, तो दांडी दुर्ग ने इनको हराया था, और उसके बाद उन्होंने दांडी दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसको हराया था, बताइए, कीर्तिवर्मन को, ध्यान दीजिए। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन अपने किस सामंत से पराजित हुए थे जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो दंडी दुर्ग, याद रखिएगा। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकेंड ने अरबों के आक्रमण के विफल करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अवनिजनाश्रम, ठीक है, अवनिजनाश्रम, याद रखिएगा। धरती के निवासियों का आश्रय दाता कहा था खुद को, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज याद रखिएगा यहां पर जो मैं आपको बताने जा रही हूं। किस शासक के समय में अरबों ने आक्रमण किया था, तो विक्रमादित्य, किस शासक के समय में किया था अरबों ने आक्रमण, विक्रमादित्य द्वितीय के, ठीक है। और विक्रमादित्य द्वितीय ने जब अरबों को हराया था तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताइए, अवनिजनाश्रम, ठीक है, धरती के निवासियों का आश्रय दाता, जिसका अर्थ है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कांची कोंडा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन को भी हराया था, नंदी वर्मा को पराजित किया था, उसके बाद इन्होंने कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा, मैं इसको क्लीन कर दूं ताकि आपको दिखे, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कांची कोंडा की उपाधि किसके द्वारा धारण की थी, तो आप क्या बताया जाएगा, किसने धारण की थी, विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी, जब उन्होंने पल्लव नरेश नंदी वर्मा को हराया था, पराजित किया था, ठीक है। फिर पूछा जाएगा अवनिजनाश्रम की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो आप बताएंगे विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा धारण की गई थी, जब उन्होंने अरबों को हराया था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो यहां पर,
ये देख लो, एहोल टेम्पल आर्किटेक्चर है ये, ठीक है। आगे बढ़े, अब इस प्रश्न को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। आज हमने प्रतापी चालुक्य के बारे में डिस्कस किया है, आगे हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा, हर चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग बताइएगा कहीं पर भी डाउट होगा तो। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम साउथ इंडिया की डायनेस्टी को पढ़ा दीजिए, तो साउथ इंडिया की जो डायनेस्टी है ना, उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा एक एक डायनेस्टी को पढ़ते हुए चलेंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताते हुए चलूंगी। मैं एक साथ सब इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि नहीं याद रहता है, मुझे पता है जो पहली बार पढ़ रहा है उससे और कंफ्यूजन होती है, लेकिन बार बार जब आप मॉक टेस्ट में इन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, तो इसीलिए मत परेशान होइएगा। बस आपका एक काम है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैम और क्या क्या चीजें आप कवर कर लीजिए। आप में से एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा था कि मैम मैप के थ्रू बता दिया करिए, तो वैसे मुझे तो लगता है कि मैं मैप को इंक्लूड करती हूँ ज्यादातर क्वेश्चंस में ना। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें तो मैं मैप ही से डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मैप नहीं इंक्लूड किया, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, तब भी बता दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है क्लास। ऐश्वर्या मैम परेशान नहीं होती कि कमेंट में क्या लिखा जा रहा है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मैं 1 घंटे आपका ले रही हूँ, ठीक है, या 45 मिनट 50 मिनट्स जितना भी, तो उस 55 मिनट्स के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ आज का मेरा दिन अच्छा गया, मतलब 1 घंटे मेरे अच्छे गए, मुझे कुछ चीजें समझ में आई और मैंने नए टॉपिक्स कवर किए, तो बताते रहा करिए कहीं पर भी दिक्कत होती हो तो। अब यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। मैं फिर क्लियर कर दूं क्लास, एसडीजी गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीई हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी परीक्षा में अपीयर हो रहा हो, एसडीजी गोल्स के बारे में जरूर पढ़ लो। यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ष 2015 में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कुछ चीजें जो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है मैं आपको बता दूं। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें सबसे पहली बार सतत विकास सस्टेनेबल टर्म का प्रयोग किया गया था, ठीक है, सस्टेनेबल टर्म का, सतत का प्रयोग किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, सतत विकास की हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता क्या है, टू फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रयोग में ला रहे हो कि आप अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। खुद खा पी के पेट भर के मत खत्म कर दो, आने वाली जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधन को बचा के रखो। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को फुलफिल नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करने की बात करें, साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी क्या कहा था, अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे लालच को नहीं, तो एक्सप्लॉइट नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेस को, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ, जब हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात, तो इसे अडॉप्ट किया गया था 2015 में और 17 गोल्स हैं, बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 10th ग्रोथ, अगर आप गोल को देखेंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। वहां पे इकोनॉमी डिस्पैरिटी जो है, ठीक है, उसको खत्म करने की बात की गई है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है, दूसरा, पहला सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, ये रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात यहां पर की गई है।
अब गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या काम करना है, क्या खत्म होना चाहिए? पैसे होंगे तभी तो भुखमरी खत्म होगी। मैंने पहले के क्लासेस में भी आपको ये चीज बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला गोल जो है वो गरीबी उन्मूलन के बारे में बोला गया है। पॉवर्टी रिडक्शन मतलब को खत्म करने की बात कही गई है, ठीक है, गरीबी की बात की गई है। और जैसे ही गरीबी खत्म होगी, आप ऐसे सोचो किसी की लाइफ में किसी के पास पैसे नहीं है, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो भोजन कहाँ से खाएगा? जिसके पास पैसे होंगे वही तो खरीद के या किसी भी तरीके से भोजन खाएगा। तो नो पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की गई है, गरीबी खत्म करने की बात की गई है। दूसरे में जीरो हंगर की बात की गई है, भूखमरी खत्म करने की बात कही गई है। तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात की गई है। चौथे में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। पांचवें में जेंडर इक्वालिटी और छठवें में ग्रीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसी तरीके से सातवें में अगर हम देखेंगे क्लीन एनर्जी की बात की गई है। आठवें में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है। नौवें में इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन की बात की गई है। 10वें में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात कही गई है। क्लास एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये चीज बोलूंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परीक्षा में 15, 14 और 13 कई बार पूछा गया है। तो 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, 14 लाइफ बिलो द वाटर और 15 जो है वो लाइफ ऑन द लैंड। ये याद रखिएगा। क्लियर है? एसडीजी गोल अगर अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है यहां पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, मुंबई में नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे नौसेना विद्रोह हुआ था। देखो 1946 और 47 की घटनाएं हैं ये, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 1946 और 1947 की घटनाएं हैं ये। 1946 में जो एक बहुत बड़ा आपका यहां पर जो रिबेलियन हुआ था, ठीक है, अगर बोले हम विद्रोह हुआ था, तो वो मुंबई में नौसेना विद्रोह, ठीक है, एक जहाज थी तलवार, जहां पर आपको पता है हमेशा से जो यूरोपियन सैनिक थे और जो इंडियन सैनिक थे उनमें भेदभाव होते थे। जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, ठीक है, उनको उतना अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता था जितना अच्छा कि यूरोपियन जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको दिया जाता था। तो खाने की क्वालिटी खराब, चीजें खराब प्रोवाइड की जाती थी जो इंडियन ओरिजिन से हुआ करते थे। तो कलर से ये लोग डिस्क्रिमिनेट भी करते थे, ठीक है, कलर डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। तो यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जहाज का नाम था तलवार। ये विद्रोह आपका फरवरी में हुआ था 1946 में, और इस विद्रोह के बाद 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के बाद ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत में आया था, ठीक है, और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उसने अपने प्रपोजल को प्रपोज किया था, रखा था, ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो चीजें प्रपोज की थी, जो चीजें ऑफर की थी, उससे मुस्लिम लीग खुश नहीं था। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जब कैबिनेट असेंबली में जब इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था तो मुस्लिम लीग को सीट भी नहीं मिली थी। और अब ये समय 1946 का ये था कि मुस्लिम लीग की एक अलग अपनी राग थी कि उनको एक अलग पृथक देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो बिना पाकिस्तान लिए वो नहीं मानने वाले थे, ये याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया है, यहां पर डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया यहां पर नेवल रिबेलियन मुंबई में कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 को, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आती है और प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंसमेंट जो हुआ है ये 1947 में हुआ है, 7 में। तो अरेंज करिए तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 कैबिनेट मिशन, फिर डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग और उसके बाद 1, तो 2 3 4 1 आपका सही उत्तर है, ठीक है।
2 3 4 1 बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लो बी आपका सही उत्तर है। मुंबई में नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री इटली का घोषणा कब हुआ है? 20 फरवरी 1947 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को, याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कौन कौन मेंबर्स थे? ध्यान रखिएगा, पैथविक लॉरेंस पूछा जाता है, सर स्टेफन क्विड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, ध्यान रहेगा, पैथविक लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ठीक है, एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। फोर्थ प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? नागपुर, हैदराबाद, पनाजी या फिर भोपाल? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट विच प्लेस? भोपाल। डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं ना, तो कुछ इंस्टीट्यूट के नाम देख लेते हैं हम लोग। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में, एम्स। ठीक है, यहां पर देखिए सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंड्री, टोबैको से याद रखिएगा, राजमुंड्री। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए तुरंत। टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर है? अहमदाबाद। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद। क्लियर? इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का उपबंध है? ठीक है, कोई भी अगर डिस्प्यूट है रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में जानकारी दी गई है, ये पूछा गया है। यहां पर देखिए, अगर हम आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में तो महाभियोग की बात की गई है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 71 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। 59 की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को जो अलाउंसेस भत्ते मिलते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन लोगों की कितनी सीट्स है लोकसभा में, ये पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। ठीक है, गुजरात के पास कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं, ये 25 है, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? 29 सीट्स हैं। और कर्नाटक के पास कितनी सीटें हैं? अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक के पास 28 सीटें हैं। ठीक है, तो इसको मैच करें, ए का क्या हो जाएगा? ए का 4th हो जाएगा। सीधे आपको आंसर मिल गया, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ए जो है वो सही उत्तर है। एक बार हम देख लें, यहां पर ए सही उत्तर है, देख लीजिए। जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो 25 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 29। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11 है। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें जो हैं वो 28 है और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि किस स्टेट की कितनी सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा में। तो एक बार इसको याद करने का प्रयास करिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। लेकिन प्रश्न यहां से बना है, मैं आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको चुनना है। भारत निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का वर्णन किया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स से रिलेटेड मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है, आसान प्रश्न कहेंगे इसे, तो ए आपका सही उत्तर। एक मिनट क्लास, यहां पर क्या बोला गया, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, ध्यान दीजिए, ये चीज पर ध्यान दिया करिए। क्या बोला गया, फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करने को बोला गया है। तो फॉल्स मैंने आपको बताया ना कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि कहीं पर भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कि इलेक्शन कमीशन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये गलत है। पहला सही है, तो उत्तर क्या होगा, फॉल्स पूछा है, इस वजह से बी होगा, ए नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लीजिए आर्टिकल 324 से 329 जो है भाग 15 का पार्ट 15, आर्टिकल 324 टू 329 में हम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स को देखते हैं, जहां पर क्या बोला गया है कि एक आपका मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टी मेंबर बॉडी है, यही प्रश्न में पूछा गया था। यहां पर इस प्रश्न को देखिए, खारकोव, लियोन, फिलाडेल्फिया और बालपरेजो, तो यहां पर ये इंडस्ट्रियल कंट्री है, अरे सिटीज हैं, सॉरी, और आपको ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं खारकोव की, तो ये यूक्रेन में है, खारकोव, ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है, ठीक है। लियोन की हम बात करते हैं, ये किस कंट्री में है, लियोन जो है वो फ्रांस में है, तो फ्रांस कहाँ है, बी का फर्स्ट, ठीक है। फिलाडेल्फिया की हम बात करेंगे तो फिलाडेल्फिया अमेरिका में है, सी का सेकंड, और बालपेरोजो की हम बात करेंगे तो ये चिली में है, डी का थर्ड, सी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। इस प्रश्न को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है कि मैम मिनरल से रिलेटेड प्रश्नों को करा दीजिए, तो आने वाले टेस्ट में उसको हम कवर कर लेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है, जल्दी ही कवर कर लेंगे 1-2 टेस्ट में। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है, निम्नलिखित जल संधियों में कौन सी जल संधि सुमेलित है, ठीक है। यहां पर टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। फोविक्स जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के मध्य में है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में है। कल मैंने आपसे लास्ट क्लास में ऑस्ट्रेलिया के मैप को डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, थोड़ा हल्का सा समझो, और यहाँ पर तस्मानिया है, ठीक है, तस्मानिया, जिसकी की कैपिटल क्या है, हॉबर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बॉस स्ट्रेट, ठीक है। तो तस्मानिया जो है मेन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से तस्मानिया को अलग करता है। तो यहां पर क्या लिखा गया, बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये गलत है, यहां पर तस्मानिया होना चाहिए, क्लियर है। अभी मैं आप में दिखा देती हूँ। तो 3 आपका गलत है, उत्तर क्या सही होगा, 1 और 2 सही है। देख लो भाई, जल संधि सुमेलित बोला गया, ये तो नहीं बोला गया कौन सा नहीं सुमेलित है, सुमेलित बोला गया है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लो टॉरस स्ट्रेट, ये दिख रहा है टॉरस स्ट्रेट, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इधर पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है, ये टॉरस स्ट्रेट है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेट आपको दिया गया था यहां पर क्या, फोविक्स स्ट्रेट, तो फोविक्स स्ट्रेट भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा फोविक्स स्ट्रेट, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड है, यहां पर दिख रहा है आपको, और स्टुअर्ट आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड है, तो सेपरेट कर रहा है। आपको प्रश्न में क्या दिया गया था, देख लीजिए, फोविक्स जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये भी हम देख लेते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे ये रहा, ये फोविक्स जल संधि है यहां पर, इसको हम ऑस्ट्रेलिया के मैप में यहां पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रही हूं, ये ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर है, ठीक है। इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बास स्ट्रेट है, क्लियर है, बास स्ट्रेट तस्मानिया को अलग कर रहा है मेन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। आप ऊपर जाएंगे तो इधर आपको
दिखेगा टॉरस स्ट्रेट, इसमें दिख नहीं रहा है ढंग से, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको टॉरस स्ट्रेट दिखेगा, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये पपुआ न्यू गिनी दिख रहा है, लेकिन टॉरस स्ट्रेट नहीं लिखा है इधर, लेकिन उस वाले मैप में मैंने दिखाया था तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। ये देखो, ये रहा ना, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी, ये टॉरस स्ट्रेट है, ठीक है, यही चीज ऊपर वाले को वहां पर उस तरीके से दिखाया गया है। इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। महासागरीय जल में पाए जाने वाले निम्नलिखित लवणों को उनकी मात्रा के आधार पर ज्यादा से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट फाउंड इन ओशियन वाटर टुवर्ड्स द लीस्ट बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड की बात यहाँ पर की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी, ठीक है। क्या सही उत्तर है? डी आपका सही उत्तर है। क्या बोला गया है? टूवर्ड्स फाउंड इन द ओशन वाटर टूवर्ड्स द लीस्ट बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद हम देखेंगे तो पोटेशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट। 4 2 3 1, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट और फिर पोटेशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है क्लास। सोडियम क्लोराइड दिया नहीं था ऑप्शन में आपको, ऑप्शन में आपको यहां पर दिया गया था मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, क्लियर है। अगर परीक्षा में आपको दिया रहेगा सोडियम क्लोराइड तो आप सबसे ज्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड लगाएंगे, जो कि 77% आपका प्रेजेंट होता है। 11वां प्रश्न देखते हैं एक बार हम लोग, यहां पर क्या दिया गया है। पर्वत निर्माण के निम्नलिखित में से किस चरण में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण आपको बताना है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन की बात की गई है। इस प्रश्न को मैं आपको समझाती हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास। ये आपको भारत का मैप दिख रहा है। सबसे अभी अरावली रेंज जो थी वो न्यूज में थी ना, कि अरावली पर्वत आपका न्यूज में था, आप सबने सुना होगा। यहां से तो आपके पेपर में प्रश्न भी बन सकता है। 1 मिनट का समय दीजिए, मार्कर सेलेक्ट कर लूं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कैम्ब्रियन युग की बात करते हैं, कैम्ब्रियन युगीन की बात हम करते हैं, तो ये प्रथम चरण में प्री कैम्ब्रियन युगीन, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन एज की हम बात करते हैं। तो उस चरण में अरावली का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, ये अरावली रेंज है, ठीक है। तो प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एज की हम बात कर रहे हैं, तो किसका निर्माण हुआ था? अरावली रेंज का। इसलिए बोला जाता ना, अरावली की जो रेंज है वो काफी घिस चुकी है, बहुत पुरानी है। और अब क्या बोला जा रहा है, कितनी ऊंचाई तक के हुई अरावली रेंज माना जाएगा, बाकी को अरावली रेंज की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो इसको कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, न्यूज में था। यहां पर देखिए, जब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे, जिससे कि कैलिडोनियन युगीन पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसमें हमारा पूर्वी घाट के पर्वत आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी घाट के पर्वत आते हैं वो सेकेंड स्टेज में आपके आते हैं द्वितीय चरण में, ठीक है, जो कि आपका कैलिडोनियन युगीन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा चरण है, ठीक है, जो तीसरा चरण है उसमें विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि प्रश्न में आपके पूछा गया है थर्ड स्टेज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हर्सिनियन युग इसको कहते हैं। तो यहां पर जब आप बात करेंगे विंध्यन और सतपुड़ा रेंज की, तो ध्यान रखिएगा इनका निर्माण जो है वो थर्ड स्टेज में हुआ है, ठीक है, हर्सिनियन युगीन में हुआ है, ठीक है। फिर चौथे चरण की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर हिमालयन रेंज का फॉर्मेशन इस समय हुआ है। एल्पाइन माउंटेन कहते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है, क्लियर है ना। महान, मध्य और लघु हिमालय की उत्पत्ति इस समय में हुई है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहां से प्रश्न बनता है।
इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है यहां पर क्लास। झील का प्रकार दिया गया है और झीलें दी गई है, ठीक है। टेक्टोनिक लेक, लगून लेक, ग्लेशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक आपको बताना है। टेक्टोनिक लेक, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट का इसका हो गया आपका वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ ये रहा। जब लेगून झील की हम बात करेंगे तो अष्टमुंडी हो जाएगा, ठीक है, बी का थर्ड। हिमानी झील की हम बात करेंगे तो राकस ताल हो जाएगा। कृत्रिम झील की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोडाई कनाल झील, ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। बताइए वर्तमान में भारत के कितने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है। तो चीन के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, टोटल 5, ये याद रखिएगा। अब इसको देख लो यहां पर, ये है चाइना, लद्दाख एक यूटी हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश 1 2, फिर उत्तराखंड 3, ठीक है, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, तो उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर सतलज नदी से नहीं निकाली गई है। तो कौन सी नहर जो है वो सतलज नदी से नहीं निकाली गई है, बताइए। सरहिंद, त्रिवेणी, नांगल बांध नहर या फिर भाखड़ा बांध। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सतलज नदी से नहीं, सतलज रिवर से नहीं निकाली गई है तो त्रिवेणी है, ठीक है। त्रिवेणी जो है वो बिहार में है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में त्रिवेणी जो है वो गंगटक नदी से निकाली गई है, ना कि सतलज नदी से, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न। महारत्न कंपनियों द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। हाउ मेनी थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय महारत्न कंपनी डू नॉट रिक्वायर द गवर्नमेंट वेजेस। तो यहां पर 2000, 3000, 5000 या फिर 10,000 क्या होगा, तो ये आपका 5000 होगा, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। बैंक दर में आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर में कमी के कारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है। जब हम बैंक रेट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बैंक रेट जो होता है वो उसमें आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, ये होगा। रीजन इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय कॉमर्शियल बैंक ड्यू टू रिडक्शन इन द बैंक रेट, ये बिल्कुल सही है। अगर बैंक रेट कम होगा तो बैंकों के पास लॉन्ग टर्म में अगर उनको लोन चाहिए होगा तो क्या होगा, यहां पर इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस, तो आसानी से मिल पाएगा, ठीक है, बैंकों को, और बैंक क्या करेगा, उसे उतनी आसानी से अपने कस्टमर को देगी। तो क्या होता है, इंटरेस्ट कम लगाएगी वो, ठीक है, कस्टमर्स पे अपने। अब आप खुद सोचो, अगर आप लोन लेने बैंक के पास गए और आपने कहा मुझे लोन लेना है, बैंक ने कहा ठीक है लोन ले लीजिए, हम 2% इंटरेस्ट पे देंगे, तो आप ले लोगे खुशी खुशी। लेकिन अभी यहीं पे बैंक अगर कहे कि हम 20% इंटरेस्ट पे लेंगे, मतलब आपको लोन देंगे, तो आप थोड़ा सोचोगे 20% बहुत ज्यादा हो जा रहा है, नहीं नहीं रहने दो, बाद में बनवा लेंगे घर या बाद में गाड़ी खरीद लेंगे। समझ में आ रहा है। और बैंक की भी मजबूरी है, अरे बैंक के पास खुद पैसा होगा तभी तो वो आपको देगा, और बैंक को भी कुछ इंटरेस्ट देने पड़ते हैं ना। मैंने आपको रेपो रेट के बारे में आपको पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा है सब तो पढ़ाया था मैंने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट के बारे में। अगर अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारे टॉपिक्स फिर एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस बाय कॉमर्शियल बैंक ड्यू टू रिडक्शन इन बैंक रेट, बिल्कुल सही है। तो ए जो है वो आपका फॉल्स है, लेकिन आर जो है वो आपका करेक्ट है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, भारत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था वासले समिति की। ये आपका, एक मिनट क्लास,
हाँ, ये आपका लागू हुआ था वासले समिति कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, 17 आपका सही उत्तर है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा कम डिस्कस किया हमने, लेकिन आने वाले टेस्ट में हम इन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे। कहीं पर भी अगर क्लास में आपको डाउट हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।